बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अपने घर के बाहर ये हमारा बाहर वाला लॉन है, उसमें बैठा हूँ। और चूँकि अरहम साहब ने फरमाइश की थी कि एक हमें अपने घर का जो बाहर का लुक है वो दिखाइए। वैसे उनकी फरमाइश तो थी कि हमें विज़िट कराएं, टूर कराएं, तो वो अभी मुमकिन नहीं था, उस पर दिल आमादा नहीं था। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि चलें जो बाहर वाला एक लुक है वो ले लीजिए। और जहाँ हमारा नेम प्लेट है उस पे जो अल्लाह को एक कलमा बहुत पसंद है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ बहुत ही खूबसूरत पौधे हैं और पौधों के पीछे सब्ज़ियाँ हैं। यानी ये साथ वो जो बीरूट्स हैं, फिर पीछे जो साग वाला सरसों वो पूरे उनके हैं, मूलियाँ हैं, गाजरें हैं, वो जो छोटे होते हैं, एक तो शलजम होते हैं, एक छोटे सलाद वाले शलजम होते हैं रेड वाले, वो तो सुबह उठ के जब इनको मैंने पूछना होता हाल चाल तो साथ दो चार निकाल के धो के उनको खा भी लेते हैं। ऐसे गांव वाले लोगों में मैंने देखा कि वो तो मूलियाँ गाजरें निकाल के अपनी धोती में साथ आराम से उसको करते थे साफ़ और मज़े से खा लेते थे। छिलका उतारने का तो सब्र भी नहीं था। वैसे हुक्मा कहते हैं कि अगर रात को आप मूली काट के 4 हिस्से बना के उसको रख देते हैं खुली जगह पे जहाँ उस पर शबनम पड़े तो उसके बहुत ही वो फ़ायदे बताते हैं। इसी तौर पे जो घास है, अब ये ढाका घास है जो मेरे पाँव में है, तो इस पर भी नंगे पाँव अगर चलें तो कभी आपकी निगाह ख़राब नहीं होती और आपको ऐनक वैनक नहीं लगानी पड़ती। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। लेकिन अपने घर के लॉन में छत पे जहाँ जहाँ मुमकिन हो आपको सब्ज़ियाँ वब्ज़ियाँ होम गार्डनिंग ज़रूर करनी चाहिए। मज़ा बड़ा आता है यानी जब आप लगाते हैं। फिर उसका अभी मैं कल धनिए का जो पैकेट और लेके आया हूँ, तो ख्याल है कि उनको गमलों में लगाया जाए। ऊपर हमारी छत पे एक बड़ा गमला है जिसमें उसके बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, 7-8 पौधे हैं। तो पिछले दिनों उनमें से फल आया हुआ था, वो भी हमने काटा, फिर बाकी बाज़ार से लाए। और ज़ाहिर है ये कोई मनों के हिसाब थोड़ी होना था, होता सिम्बॉलिक ही है, बट आपको उससे खुशी बड़ी होती है। अच्छा जी, अनीस साहब कहते हैं कि सर आपने शबू रोज़ में कभी कभी कुछ दिलचस्प बात हो तो वो भी ज़रूर बताया करें। तो बेटा इत्तेफाक से कल ही 2 वाक़या हुए। एक मुझे मेरी अहलिया ने 2 क्लिप भेजे, तो वो मैंने अभी अपनी टीम को देता हूँ ताकि इसमें वो लगा दें। ये कोरिया के हैं। ये एक नया अजाब है जो टीन एज पे आया है, यानी इससे नशे की ये किस्म आपने कभी देखी नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी। ये बच्चे इनको इनके घरों से नशे की हालत में निकालने के लिए फ़ौज गई है। तो फौजी लड़कों ने, ज़ाहिर है उनके घर वाले नहीं कर सकते थे। और नशा क्या है कि वो हफ्तों से अपने बेडों से निकलते ही नहीं है। दे आर ऑन द बेड, ऊपर लिया हुआ लहाफ, अंदर वो मोबाइल देख रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब उनको बेड से उतार के खड़ा किया गया है तो उनमें से कई लड़कियां, ये सब टीनेजर थे, गिर गई हैं। दे वर अनएबल टू मूव, उनके टांगें, उनका वज़न ही नहीं सहार रही थी। और वो जिस तौर पे उनको वो लेके गए डंडा डोली करके, एक की तस्वीर ऐसी थी कि लग रहा था कि 16-17 साल की लड़की है। लंबे लंबे बाल उसने अपने पूरे चेहरे पे कर लिए, फ्रंट पे कर लिए। फिर जब वहाँ ले जाके इन सब का उन्होंने मुँह धुलवाया, इनके बाल काटे, तो नीचे से अच्छा खासा लड़का निकला। और फिर उसकी आलमस उसने वो फौजी कट में टेढ़ी कर दी और फिर उसको टोपी छोपी पहनाई। अब यानी जब पेरेंट्स मौके पे उस चीज़ों को एनालिसिस नहीं करते तो कोई भी किसी चीज़ का एक्सेस वो डिसऑर्डर में चला जाता है। तो ये आप सोचिए कि उनको जो बेड सिंड्रोम है, बेड डिसऑर्डर है, उसके कई नाम उन्होंने और भी रखे हैं। आप जरा क्लिप देखिएगा तो आपको एक थोड़ी आएगी अजीब सी फीलिंग कि कितनी ये ख़राब बात है कि अल्लाह ने जो नेमतें दी होती हैं हम उन पूरी को एंजॉय नहीं कर पाते और किसी एक में ही उसके नशे में चले जाते। दूसरा जो दिलचस्प वाक़या कल हुआ, वो फ्रैंकफर्ट के करीब एक नवाही शहर है, वहाँ से टेलीफोन था और फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। तो ये इमरान असलम साहब का फ़ोन था। इमरान असलम मेरे स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में।
अच्छा, जो मेरे सबसे करीबी बच्चे थे जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता था, वो मुझसे करते थे, तो बहुत साल इनसे कुर्बत रही। और फिर ये लिखते भी रहे, कॉमिक डाइजेस्ट पर जब एडिटर बना तब भी मेरे साथ थे ये, उसमें भी लिखते रहे, फैमिली मैगज़ीन में लिखना शुरू किया, उसमें लिखते रहे। फिर ये अपनी तालीम मुकम्मल करके मास्टर इन्होंने कंप्यूटर साइंस में किया। फिर जब गुजरांवाला चले गए, वहाँ जो पंजाब कॉलेज के लेक्चरर रहे। फिर इनकी शादी वादी हुई। तो कल मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, उसने कहा 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। और इस वक्त वो फ्रैंकफर्ट से करीब नवाही कस्बे में, उनकी एक तस्वीर मैंने नेट पे देखी तो उसमें मैंने कमेंट किए कि कहाँ हो, कैसे हो। फिर उसने कहा कि मैं यहाँ जॉब के लिए और मज़ीद पढ़ने के लिए आया हूँ। ढेर सारी बातें उनसे हुई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बताइए मैं किस तौर पे यहाँ अपने आप को ज़्यादा अफेक्टिव बनाऊँ। अच्छा, ये आपको सुन के अच्छा लगेगा। अच्छे जो बेटे होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनमें एक बड़ी ख़ास बात होती है जो जनाब इशफाक साहब कहा करते थे कि आप अपने उस्ताद को लुकमा लुकमा करके खा जाओ। जब ये मेरे साथ थे तो उस वक्त मैं को 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ाता होता था। पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ मैं HR पढ़ा रहा होता था। रफ़ा यूनिवर्सिटी में, इस तौर पे UMT में, और साथ मेरा ख्याल स्पीरी यूनिवर्सिटी में उस वक्त सेशन को ले रहा था। तो ये अपनी ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ते थे, वहाँ से मैं 3 साल गुजार के आ गया हुआ था। तो ये क्या करते कि मेरा स्केड्यूल पूरा ले लेते और जिस यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर होता वो पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाते। तो आमतौर पे यूनिवर्सिटियाँ आउटसाइडर को अलाउ नहीं करती। अब चूँकि मेरे करीब थे तो मैं उन्हें अलाउ कर देता था, वो क्लास में आके बैठते थे। तो मैं कभी कभी हंसते हुए क्लास में कहता होता था कि इस एक की वजह से मुझे पूरा लेक्चर नया तैयार करना पड़ता है। अब ज़ाहिर HR का सब्जेक्ट है, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, स्पीरे में जाके पढ़ाऊँ या रफ़ा में पढ़ाऊँ तो आसान ये है कि आप उसी की वो कर दें, टेप चला दें। अब चूँकि वो नई नई बातें सीखने के लिए आता था तो मुझे पूरा लेक्चर नया तैयार कर, नई एग्ज़ाम्पल, नई डेफिनेशन, नई चीज़ें। तो ख़ुद मुझे हमेशा बहुत सीखने में मज़ा आता रहा, आज तक सीखता हूँ, सीखने से कभी मैं रुकता नहीं हूँ। और तो उनसे मैंने यही कहा कि वहाँ वो सीखें भी, और जिस जगह अल्लामा इकबाल गए थे अपना डीलेट करने के लिए म्यूनिख, वो वहाँ ज़रूर जाएं। फिर मैंने उन्हें बताया कि एक बड़ी मशहूर ख़ातून थी अतिया फैज़ी, अपने ज़माने में बड़ी खूबसूरत थी, वो भी वहाँ रहती थी जर्मनी में। बाद में वो अपने बुढ़ापे में तो कराची में फ़ौत हुई। इनसे जो शिबली नुमानी साहब थे, बड़े मशहूर शायर और सीरत निगार हैं, कहा जाता है कि शिबली ने भी उनसे मोहब्बत की, और ये भी कहा जाता है कि इकबाल ने भी उनसे मोहब्बत की। पर ज़ाहिर दोनों बुज़ुर्ग हैं, उनका फिर ज़िक्र ज़्यादा नहीं किया जाता, इसको रखा जाता है लो प्रोफाइल में। तो मैंने उनसे कहा उन जगहों पे ज़रूर जाएं जहाँ ये लोग रहते थे, और जहाँ जहाँ आप काम करो, पढ़ो। तो इनफैक्ट जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो अपनी इतनी शानदार रखना कि लोग उसकी तारीफ़ करें। तो फिर उन्होंने बताया कि यहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ, कोई अच्छा काम पाकिस्तानी लड़का कर जाए तो लोग कहते ज़रूर हैं कि ही इज़ गुड और ही इज़ पाकिस्तानी। जर्मनी और फ्रांस ऐसे मुल्क हैं जहाँ अपनी ज़ुबान का बहुत तासुब है, यानी जर्मनी वाले अंग्रेज़ी नहीं बोलते, फ्रांसीसी भी नहीं बोलते, वो अपनी ज़ुबानों पे। तो मैंने उनसे कहा कि वहाँ आप टर्खोलॉजी ना लगाइएगा, उनकी ज़ुबान को डूब कर सीखें, आपके लिए आइंदा ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और चूँकि ज़ुबान नहीं आएगी तो मूवमेंट करते हुए, लोगों से बात करते हुए, कोर्सेज करते हुए, पढ़ते हुए कहीं भी यू वुडंट बी कंफर्टेबल। पेरिस में रहने वाले डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब, उन्होंने ज़ुबानी सीखी, और आप सोचिए कि 84 साल की उम्र में वो 11वीं ज़ुबान सीखी उन्होंने, उसका नाम था मलाई, मलाया की। और वो ऐसे बोलते थे जैसे आप समझो उनकी मादरी ज़ुबान हो। दैट्स अ लेवल, ये फोकस है, ये एबिलिटी होता है कि आप उसी उम्र में कई उम्रें जी जाते हैं। आपके बच्चे सलामत रहें और इसी तौर पे विरोशियस रीडर भी रहे, ज़िंदगी को सीखने वाले। विरोशियस कहते हैं जिसकी कभी भूख या सरशारी कम ना हो, वो हमेशा नई नई बात सीखने में इंटरेस्टेड हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।